हेलो, आदर आदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। आप सबका मेरे दो बातें आमने सामने के लाइव फेसबुक पेज के शो पर सादर सादर अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये समय निकाला। शाम का समय है, जैसे कि आपको मालूम है 5 बजे मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। और ये अभी हमने हाल में अपना 75वां 15 अगस्त 15 अगस्त बनाया, इंडिपेंडेंस बनाई है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हर घर तिरंगा में अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और सब कुछ किया है जो आपको अपने देश के करीब आता है। तो आज मैं कुछ इसी पे थोड़ी सी और एक चर्चा करना चाहता हूँ, बिकॉज़ जब 15 अगस्त का जो भाषण हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मुझे लगता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है जब वो सबके सामने करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा खुद का सोचना है कि जब इंसान अपने सामने कुछ लोगों को बोलता है तो एक ज़िम्मेदारी लेता है, और वो तो पूरे देश के सामने बोल रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि भाई देखो, हम 125 करोड़ लोगों के सामने बोल रहे हैं, हमारी बात पे कुछ तो समझना चाहिए, हम कुछ तो सोच के बोल रहे हैं। और क्यों ना बोलेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश के लीडर हैं। वो हम सबको जानने का हक है कि वो क्या सोच रहे हैं देश के लिए, उनका क्या ख्याल है, वो क्या करना चाहते हैं, कैसे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और फिर एक बात बताइए, जो भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, क्या हमें वो ध्यान से इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर क्या प्रोग्रेस हुई है, उस पर हम उन्हें अकाउंटेबल पे रख सकें, क्या अच्छा किया उन्होंने उसके लिए उनको बधाई दे सकें, और क्या अच्छा नहीं हुआ है उसके लिए हम उनसे क्वेश्चन कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि जब कभी प्राइम मिनिस्टर जैसे स्टेचर पे कोई इंसान कुछ बोलता है, चाहे वो मोदी जी हो या कोई भी आने वाले प्रधानमंत्री हो, मेरा ये मानना है हर एक नागरिक, भारतीय नागरिक का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सुनना उनको, और उनसे समझना कि वो देश को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, क्या क्या उनके दिमाग में, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं इस देश को लेकर के, क्या उनकी हमसे उम्मीदें हैं और क्या हमें उनसे उम्मीदें रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम बहुत सुहाना है, थोड़ा पानी गिर रहा है और ऐसा लग रहा है बंद हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बाहर आकर के ये शो इसलिए किया कर रहा हूँ क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं आपको भी साथ साथ में ये मौसम दिखा सकूँ, और इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं बाहर ही करूँगा ये। बट इट इज़ अ टोटल ग्रीन, एवरीवेयर इट्स ग्रीनरी, इफ़ यू सी, दूर दूर तक ग्रीनरी है। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड, और पूरा पूरा बिल्डिंग साफ दिखाई दे रही हैं। इससे पहले कि मैं अपने इस प्रोग्राम पे आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो बातें आमने सामने का शो हमारा प्रायोजिक शो होता है, जिसको रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक प्रायोजित करते हैं। और हमारे डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया, जो कि झांसी के बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स में से एक हैं, वो इस शो को प्रायोजित करते हैं। और मैं आपको बता दूं, वो एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है ओरल कैंसर के ऊपर, या आपकी जॉ लाइन या नोज़ लाइन को अगर आपको ठीक करवाना है। ओरल कैंसर जो कि तंबाकू ज़्यादा खाने से होता है, मुंह कम खुलता है, वो पहली निशानी होती है और आगे बढ़ के ओरल कैंसर बनता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको कुछ मुंह खोलने में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ऐसा है, तो आप प्लीज़ इसमें देरी ना करें, उनको जल्द से जल्द उनसे परामर्श लें। इसके अलावा अगर आपको डेंटल इम्प्लांट कराना है और आपको क्या कहते हैं रूट कनाल कराना है, पायरिया का इलाज कराना है, तो डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया, रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक में आपको मेडिकल कॉलेज गेट के नंबर 1 के सामने कमला हॉस्पिटल में मिलेंगे। आपको मैं एक फ़ोन नंबर मेरे इस वीडियो के नीचे आ जाएगा, जिसको आप फ़ोन करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आपको उसके साथ साथ 15% का डिस्काउंट ही मिलता है उनकी कंसल्टेशन फ़ीस पे। तो आप इसका भी फ़ायदा उठाइए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं अपने शो पे। संक्षिप्त में वर्णन प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का जो उन्होंने 15 अगस्त में दिया है, तो उनका जो इस बार का उनका कहना बड़ा अच्छा, उन्होंने चीज़ें बोली हैं जो मैं कुछ आपके सामने लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे, क्योंकि हम लोग उस दिन छुट्टी बनाते हैं या अपने कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, तो पता नहीं कौन कितनी बार वो ध्यान से सुन पाता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो जो भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखिए, सबसे पहले उन्होंने बधाई दी है इंडियंस को, और उनको भी जो जिनको आज तक किसी ने याद नहीं किया, एनआरआईज़ को, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस को भी उन्होंने बधाई दी है, इंडियंस के साथ साथ, कि ये बहुत महत्वपूर्ण जर्नी है हमारी, और हम
ने 76 इंडिपेंडेंस डे हम बना रहे हैं और 75th इंडिपेंडेंस डे हम बना रहे हैं और 75 ईयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, 76 रनिंग में जा रहे हैं। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और बेसिकली इस चीज़ को लेकर के सारे भारतीयों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं उन सबको गर्व होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया। उनके हिसाब से एक स्पेशल डे था और स्पेशल डे होने के साथ साथ ही स्पोक अबाउट द इंडियन अचीवमेंट जो यहाँ जो फ्रीडम से लेकर के अभी तक इंडियंस ने लिया है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई थिंक उन्होंने सारे एनआरआईज़ के दिलों को छुआ होगा जो पहली बार इस तरीके की बातें उन्होंने करी और सब पूरे देश के विदेश में जो रह रहे अपने इंडियंस थे उनको भी प्राउड फील कराया। उन्होंने बोला कि देयर इज़ इन द होल वर्ल्ड दिस समथिंग स्केप्टिकल अबाउट दिस सॉइल, यानी कि अपने देश की मिट्टी के अंदर कुछ खास बात है जो यहाँ के लोगों को बहुत ही खास बनाती है और यहाँ की जो कलेक्टिव स्पिरिट है वो एक एस्पिरेशनल सोसाइटी पैदा करती है, यानी कि जो मिलजुल के काम करने की जो इच्छा है यहाँ पे लोगों के अंदर है वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सोसाइटी यानी महत्वाकांक्षी समाज को जन्म देता है। तो ये बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने और आई थिंक हर कोई इंडिया में जो रहते हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं और होना भी चाहिए बिकॉज हम लोग यंग कंट्री है, पूरा देश हमारा यंग एज से भरा हुआ है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस टाइप ऑफ स्पिरिट। एग्रेसिव होना चाहिए, हमें एस्पिरेशनल होना चाहिए, हमें ऐसा मेरा सोचना है। आई एम श्योर आप भी इस चीज़ से जुड़ेंगे मेरे। और इस सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ों की डिमांड होती है, पॉजिटिव चेंजेस उनको चाहिए होती है और वो भी ये नहीं कि डिले में हो रहा है, जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी डिले नहीं हो, बहुत जल्दी सकारात्मक बदलाव आएँ, उसके सकारात्मक नतीजे आएँ और सोसाइटी को वापस से वो सकारात्मक चीज़ें दे सकें। तो आई थिंक ये उन्होंने जताया है ये बोल करके और उन्होंने साथ में ये बोला कि एक तिरंगे ने कितना ज़्यादा देश को बांध सकने की वो पावर है वो भी करके दिखाया है। तो मतलब ही वाज सेइंग दैट देश के भीतर जो तिरंगा का जो हौसला है, जो स्पिरिट है, कितना बड़ा सामर्थ्य है वो इस तिरंगे ने करके दिखाया कि सब लोगों ने अपने अपने घरों में इतने अच्छे से तिरंगा को फहराया। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। इसमें भी उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है कि सब लोग अगर एक चीज़ पे आ जाएं तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है किसी एक चीज़ पे। अगर उन्हें समझ में आ जाए बात और वो एग्री करते हो बाय थ्रू दिस साउल एंड उसके चलते मतलब पूरा देश इकट्ठा हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने करी सामने, जो सब लोगों को उस पर पॉजिटिव असर आया और सब लोग अपने अपने तिरंगे से जुड़े और एक नेशनैलिटी, एक पेट्रियाटिज़्म की आवाज़ सबके दिलों से बाहर आई। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। अभी 15 अगस्त पहली बार ऐसा उन्होंने तिरंगे को साथ में लेकर के उन्होंने किया, जिस आज तक कभी नहीं हुआ था। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि हर घर तिरंगा आप अपने घरों में फहराइए और एक दिन ऐसे बनाइए, इस तरीके से बनाइए। उन्होंने सब पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया इस पूरे उसके लिए। अब अगर आप देखें, the reason he says all this is because he understands that there are about the population of this country is 130 crore people and the entire people यानी कि 130 करोड़ के जो जनसंख्या है वो सब के सब स्किलफुल लोगों की है और स्किलफुल लोग ही एक देश को आगे बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं इन सब देश के सारे नागरिकों के अंदर एक अच्छी स्किल है और वो स्किल जब सामने आती है ना तो वो एक कंट्री अलग पहचान बना लेती है अपनी। कोई किसी चीज़ में माहिर है, कोई किसी चीज़ में माहिर है और इसी के चलते पूरा देश इकट्ठे चलता है। तो इंडिया, उनका कहना ये कि स्ट्रेंथ लाइज इन डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी। सो अगर आप देखें कि जो हमारे हर चीज़ की पहचान है वो हमारी विभिन्नता में है, विभिन्नता के बाद एकता। तो विभिन्नता जो है वो सारी डाइवर्सिटी जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, अलग अलग समाज हैं, अलग अलग आराध्य हैं हमारे, अलग अलग हमारे जज्बे हैं, अलग अलग खान पान, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पोशाकें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो देश के लिए करने का जो जज्बा है वो जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्रिएट करता है और वो एक स्किलफुल इंडिया को डेवलप करता है जो 130 करोड़ लोगों के अंदर है, ऐसा उनका कहना है। तो अमृतकाल के 5 प्रण उन्होंने बताए इस चीज़ में, वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत सारी बातें करी, वो मैं आपको बताऊंगा अमृतकाल के 5 प्रण। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरीके से जब हम आज़ादी ले रहे थे अपनी ब्रिटिशर्स से, तब कई तरह से लोग अपने अपने तरीके से ना देश को आज़ाद कराने में लगे थे
और किसी कोई लड़ के ले रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे आर्मी से लड़े, वहाँ एक तरफ गांधी जी थे, वो चाहते थे नहीं हम अहिंसा से देश जीतेंगे। सबकी अप्रोचेस अलग अलग थी, वो समझ में आता है, सबकी अप्रोचेस अलग अलग थी, मगर उद्देश्य एक था, और वो था आज़ाद भारत, इंडिपेंडेंट भारत। तो उनका कहना ये है कि अब समय आ गया है कि हम इस अमृत काल में हम बात करें, अमृत काल में हम बात करें बड़े उद्देश्य की, जो कि है आपका विकसित भारत। अब विकसित भारत क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अब हम सोच छोटी नहीं रख सकते। जब हमारा देश युवाओं का देश हो, जहाँ एंटरप्राइज को पूरी मदद दी जा रही हो, जिस पे हम बहुत सारी चीज़ें आगे सोच रहे हो करने की, और इतनी विभिन्नता में डेवलपमेंट हो रहा हो, डिफरेंट रिलीजन से लोग सामने आकर के भारत देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम बड़ा सोचें, और वो ही बड़ा जो सोच है वो विकसित भारत की सोच है। तो आइए अब अमृत काल के 5 प्रण की बात करते हैं, जो 5 प्रण उन्होंने दिया। तो पहला प्रण जो उन्होंने लिया वो यही था कि बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। सो बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल अस इज, बहुत बड़े संकल्प को लेकर चलना होगा। सो उनका मेजर मतलब था कि इट हैज़ टू बी अ डेवलप्ड इंडिया, इट हैज़ टू बी अ वेरी 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 हाईली डेवलप्ड इंडिया, दैट्स व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो वर्ल्ड हैज़ टू सी इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री, और हमारा गोल अब और कुछ नहीं होना चाहिए, एक डेवलप्ड इंडिया का गोल होना चाहिए। तो ये उनका पहला प्रण था। दूसरा प्रण उन्होंने जो लिया वो भी बड़ी अच्छी सुंदर बात है, मन के अंदर गुलामी की एक भी अंश को नहीं बचने देना। यानी कि कॉलोनियल माइंडसेट, वी शुड नॉट हैव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट इनटू आवर heart, into our mindset anywhere. So that is something a very very big thing. Somebody saying like this कि आप खुले विचार के बने, और एक उस तरह का मन ना हो आपका, कोई गुलामी, कोई इस तरह की चीज़ें भावना आपके अंदर ना हो। तो तीसरा प्रण व्हाट ही टॉक अबाउट इज़ दैट हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। आई मीन प्राइड, वी शुड हैव प्राइड इन इंडियन रूट्स, बिकॉज बहुत सारी जगह ये साबित हो चुका है कि जो भारत की पुरानी रिसर्चेस थी, बहुत सारे जो चीज़ें हमारे ऋषि मुनि लोग और बहुत सारे विद्वान लोग करके गए, वो भारत को बहुत पहले आगे इस्टेब्लिश कर गए थे। ये तो हमने कहीं बीच में छोड़ दिया, अपने रूट्स पे से भरोसा हमने नहीं दिखाया, या हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले गए, जहाँ हम बेसिकली अपनी रूट्स को भूल गए। आई थिंक वो हमारी गलती थी। और अगर हम अपने रूट्स को, जो हमारी इतनी गहरी रूट्स है, जो हमारी इतनी ज़्यादा पहचान है पूरे वर्ल्ड में, पूरे उसके सनातन की और हमारे देश भारत की, तो आई थिंक ये अगर हम इस पर भरोसा करें थोड़ा, आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचेंगे जो यहाँ पे निकलेगी, जो इंडिया की है, इंडिया से है, चाहे वो मार्शल आर्ट्स में हो, तो ये हमारी रूट्स है। तो तो मेरा तो ये, हमें अपनी विरासत पर डेफिनेटली गर्व होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर रूट्स। सो ये होता है तीसरा। तो चौथा है इस एकता में एकजुटता। सो ही इज टॉकिंग अबाउट यूनिटी, knowing the fact that India is a country where there are definitely many religions, there is definitely many languages we spoke, variety in foods, variety in dresses we wear, variety in the way we conduct ourselves, हमारे आराध्य जैसे कि मैंने कहा सबके अलग अलग हैं, मगर उसके बावजूद भी जो गोल है वो विकसित भारत का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, डेवलप्ड इंडिया का होना चाहिए, और हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए सिर्फ एक ही उद्देश्य के ऊपर, जो है विकसित भारत। और इसलिए उन्होंने एकता और एकजुटता यानी यूनिटी को अपना चौथा प्रण बताया। दी पांचवा प्रण उन्होंने कुछ हमसे मांगा है, विच इज़ बेसिकली इज़ दी सेंस ऑफ ड्यूटी फ्रॉम एवरी सिटीज़न। जी हाँ, उन्होंने कहा है हर एक नागरिक को कर्तव्य परायण होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतने जब बड़े बड़े आप मिशन चलाएंगे, और जब आप बड़े बड़े इतने गोल्स लेके आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको चाहिए कि आप अपना कर्तव्य को पूरा रखें, आप अपने कर्तव्य परायणता पूरी रखें, और अपना कर्तव्य पूरा करते करते आप इस चीज़ को करें। बिकॉज आप जितना कर्तव्य आप अपना पूरा करेंगे, आपको उतना ही आसानी होगी बड़े गोल्स को अचीव करने में। सो आई गेस दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर सेइंग दिस, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स टू टॉक अबाउट दिस एंड आस्किंग 130 करोड़ भारतवासियों से कि भाई आई नीड योर हेल्प इन टर्म्स ऑफ टेकिंग दिस कंट्री फॉरवर्ड, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट द सेंस ऑफ ड्यूटी अ सिटीजन शुड प्रिवेल। सो आई थिंक
no denial. We want a developed India. We want our India to be, right there with China and US and USSR. So Russia. So हमको इसमें करने में कोई वो नहीं. So these are the 5 प्रण जो उन्होंने लिए और उन्होंने इसकी बातें करी है. तो विच इज़ वेरी वेरी गुड. ग्लोबल वार्मिंग पे बात करते हुए भी उन्होंने बात करी कि हमारे हमारे पास इसका सुझाव है, हमारे पास इसका कुछ सल्यूशन है. ऐसा उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज हमको ऐसा विरासत में देके गए हैं. अब देखिए, पूर्वज ऐसा विरासत में देके गए हैं बोला है उन्होंने, बड़ी अच्छी बात बोली है. लेकिन उसके साथ जो उन्होंने बोला है कि हम वो लोग हैं जो जीव में शिव देखते हैं. हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं. हम वो लोग हैं जो नारी में नारायणी को देखते हैं. हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा को देखते हैं. और हम वो लोग हैं जो नदी को माँ मानते हैं. और हम वो लोग हैं जो आपके कंकड़ में शंकर को देखते हैं. तो अगर हम इस तरह से सोचें तो ऑब्वियसली हम ग्लोबल वार्मिंग, हम पर्यावरण की बातें करते हैं, हम बहुत सारे पर्यावरण के बहुत पास आ जाते हैं. ये हमारी उसमें है, कहते हैं कल्चर में है हमारे. तो हमारे लिए कुछ अलग नहीं है अपने माटी को पूजना, अपने नदी को पूजना, अपने पर्वतों को पूजना. तो ये तो हमारे सेंस ऑफ ड्यूटी में आ जाएगा कि हम अपनी नदी साफ़ रखनी है, हम अपने पहाड़ काटने नहीं हैं. ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं जो मदद करती हैं इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बूस्टअप हो जाता है. तो आई थिंक इट गोज़ विदाउट सेइंग कि ये हमारे पूर्वज हमें देके गए. अगर हम वो बात समझे जो हमारे पूर्वज बोल के गए, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे. बिकॉज जितना हम समझेंगे ना भाई साहब, उतने ही आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को बात समझा पाएंगे. अगर हम ही नहीं समझेंगे और हम उस पर सीरियस नहीं होंगे तो शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी हम उतने कन्विंसिंगली नहीं बोल पाएंगे. और जब हम हमसे उन्हें कन्विंसिंगली नहीं बोल पाएंगे तो शायद वो उस चीज़ को उतना सीरियसली लेंगे भी नहीं. तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये समझें जो उन्होंने बोला है और हमारे पूर्वजों की चीज़ों को बहुत अच्छे से उनको समझाएं और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं. तो आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने बोला साहब, आत्मनिर्भर भारत हमारा सरकारी एजेंडा नहीं है. आत्मनिर्भर भारत आज समाज का जन आंदोलन है जिसको हमें फैलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए. आत्मनिर्भर भारत इस देश की नींव है. जितना हम आत्मनिर्भर भारत के पीछे जाएंगे, जितना हम आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएंगे, उतना हमारा देश पहचान में आएगा, उतना हमारा देश विकसित होगा, उतना हमारे देश की वैल्यू बढ़ेगी. आपने देखा होगा अभी तक हमारे जैसे हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं. आई हैव बीन टोल्ड थ्रू लॉट मैनी पॉलिटिकल लीडर्स दैट अर्लियर as a country, Indian country is supposed to be the biggest buyer of defense equipments. So you look at it, we were यार इंडिया आएगा, बहुत बड़ा ऑर्डर देगा, वही खरीदेगा, वही करेगा. लेकिन अब जब से हमने तेजस और ब्रह्मोस जैसी चीज़ें बनाना शुरू करी हैं अपने देश में, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने लगा, अरे यार ये लोग भी बनाने लगे हैं ऐसी एडवांस हाई टेक चीज़ें. तो इसके खरीदार मिल रहे हैं, लोग बस इसको वैल्यू कर रहे हैं और उसके चलते हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं. और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है जब लोग समझने लगें कि हम चाहें तो जो भी चाहें वो हम बना सकते हैं. हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, एजुकेशन है, टेक्निकल स्किल्स है, सब कुछ है. ये देश सिर्फ अभी तक रुका हुआ था, लेकिन अगर ये चलने पे आ जाएगा, अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, तो ये कहाँ जाएगा अभी किसी को मालूम नहीं. सो दैट इज़ समथिंग विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. तो आत्मनिर्भर भारत ऑब्वियसली बिकम्स द एजेंडा. मैं हमेशा ये कहता हूँ सब लोगों से, वोकल फॉर लोकल. अपने चीज़ों को प्राथमिकता दें, अपने देश के मोबाइल फ़ोन्स को प्राथमिकता दें, अपने देश की कारों को प्राथमिकता दें. क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे अच्छी चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की कंपनीज़ और कॉम्पिटिटिव बने. मैं उनके ऊपर पैसा डालूँगा, उनके ऊपर खर्चा करूँगा, वो उसी पैसे को लेकर के रिसर्च वर्क शुरू करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आएंगे. वो कॉम्पिटिटिव चीज़ें लेकर आ पाएंगे जो वर्ल्ड में चलती हैं, जो वर्ल्ड में उन्हें बेस्ट इन क्लास बनाती हैं. तो मेरा उनको सपोर्ट करने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरे देश का डेवलपमेंट हो, मेरे देश में नई टेक्नोलॉजीज़ आएँ और हम किसी भी चीज़ में, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या कारें हों या कोई और चीज़ हो, किसी भी तरह से किसी और देश से किसी भी तरह से कम ना रहें. हम उनसे भी अच्छी क्वालिटी में और हर चीज़ में स्टैंडर्ड्स पर हम उनसे अच्छी चीज़ें बना करके सामने रख पाएँ. तो ये मेरा आत्मनिर्भर का पार्ट है. अब देखिए, आत्मनिर्भर की बात किया उन्होंने, बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझाया. ये आत्मनिर्भरता में हमारा कितना बेनिफिट छुपा हुआ है.
एक वो बात उन्होंने और बताई, इक्विटी एंड जेंडर, यानी कि आपका नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए बहुत सारी चीज़ें भारत देश कर रहा है जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पायलट्स की बात हो जाए, जो हमने बढ़ाए हैं अपने देश में, या फिर हम वुमेन जर्नलिज्म की बात करें, हर क्षेत्र में आज जो हम पहले कभी सोचा नहीं करते थे, आज लेडीज़ आ रही हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो इट बिकम्स आवर मॉरल ड्यूटी टू प्रमोट देम, टू गिव देम strength, to show support whatever in whichever way we want, and never underestimate or never basically मेरा कहना सिर्फ ये है कि never should we play with their dignity of any woman for that matter, because see, you have to, that's what he says कि आप we do nothing to harm the lady's dignity, the dignity of the woman. So that's a very good call, because everybody understands this, why we are saying this, and we want their contribution in the society for the good of this nation. However, if we keep them demotivating and hurting them on their dignity, they are the best which can come and help in this country to take this country leaps and bounds forward, will probably get stuck somewhere. The idea is to promote them, to bring them on the table, to get them to speak, so that they bring their ideas out, their out of the box ideas which they probably have, and which is what bubbling in their mind, and they're not being given an opportunity to put that all on the table. They should be given the equal opportunity in terms of keeping all those ideas, those exciting things on the table, which they look at with their perspective, and who knows, that works out for this country for some or the other field, and we gain a lot of mileage just by inviting them on that forum. So please maintain the decorum and the dignities of the ladies and the from women society. I think it's high time now we understand, we are all हम लोग सब पढ़े लिखे समाज से अब हैं, और जो लोग गाँव तक पढ़ाई लिखाई पहुँच गई हैं, आई थिंक कल्चर धीमे धीमे बदल रहा है। हम अब लेडीज़ को बहुत सीरियसली लेने लग गए हैं, हम फीमेल्स को बहुत कंधे से कंधा मिला के चलने का वो लेके चलते हैं। हमारे दिमाग में कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वी आर ऑन ओपन माइंड सेट। गॉन ऑफ दोज टाइम्स जब हम क्या समझते थे क्या नहीं समझते थे, बट आई थिंक दे राइटफुली डिजर्व देयर प्लेस, एंड दे हैव प्रूवन इट एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। वेदर वो पढ़ाई लिखाई में किसी भी रिजल्ट्स में बात हो, चाहे वो हाई स्कूल, ICSE, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, एनीथिंग इन एनी फील्ड, और फॉर दैट मैटर स्पोर्ट्स। आई थिंक इंडिया की इज़्ज़त तो स्पोर्ट्स में तो यार जो लेडीज़ ने बनाई है, आप और हम उसे नकार नहीं सकते, आप चेक कर लीजिएगा, राइट? सो आई थिंक it's high time now. Let's get out of this gender biased, man is man and all that. I think women are equally important for this society's development, for this country's development, and let's help and take their dignity all the more higher, so that they are open enough to come and come and support and participate into the country's development. So that's also one of the things which he said, Mr. Modi. सो देखिए, और उन्होंने जो बात करी वो उन्होंने किया यूथ ऑफ इंडिया के लिए क्या करना है। उन्होंने कहा यूथ ऑफ इंडिया के लिए हम चाहते हैं कि बहुत मदद करें उनको उनकी रिसर्च में। सो ऑल लॉट ऑफ सपोर्ट शुड बी गिवन टू द यूथ ऑफ इंडिया in their researches, because they are very open minds, they have a lot of out of the box ideas, so they need a lot of research support, and hence they extended Lal Bahadur Shastri ji ka jo saying hai, says Jai Jawan Jai Kisan. He extended it with the saying Jai Jawan Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan. So Jai Jawan Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan. तो ये बहुत बढ़िया हो गया, इससे हमारे चीज़ें को मदद मिलेगी। आई थिंक सारे जो यूथ हैं उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, रिसर्च में उनको सपोर्ट मिल सकता है फाइनेंशियली और फिर एक्सपर्टीज़ सब तरीके की। तो ये उन्होंने बोला है उससे, तो बहुत अच्छी बात है। तो अदर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस कंट्री इज़ व्हाट ही सेड इज़ लेट्स फाइट विद करप्शन टुगेदर एंड नेपोटिज्म। अब उन्होंने कहा देखिए, जब मैं परिवारवाद और भतीजावाद, भाई भतीजावाद की बात करता हूँ, तो मुझे समझा जाता है कि मैं दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से ऐसा कह रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। दुर्भाग्यवश चूँकि ये पॉलिटिक्स में बहुत चलता था,
तो अब ये चीज़ निकल के ना दूसरी लाइंस में आ गई है, दूसरे वर्टिकल्स में आ गए हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज़ में भी आ गई है। और ये हम हर चीज़ में देख रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर एक होता है, वो अपना क्लिनिक बना लेता है, उसे अपना बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है, बिकॉज वो हॉस्पिटल जो बनाया है उसको आगे लेके जाना है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देख लो जो वकील है, अगर उसने चैम्बर बनाया है, उसके जो क्लाइंट्स हैं, वो भी चाहता है कि भाई मेरे बच्चे ना एक वकील बन जाए। एक बार वकील बन जाएगा, केसेस तो मैं उसको ला करके खूब दे दूंगा, भले ही उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड नहीं है वो वकालत का, लेकिन वो उसे वकील बना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं वो उस माइंडसेट को चाहता है कि वो किस तरह मेरा बच्चे के अंदर आ जाए, और इतना पैसा जिस तरह से मैं कूट रहा हूँ उसी तरह से वो भी कूटना शुरू कर दे। एंड इसके नीचे मैं अच्छे अच्छे वकील रख दूंगा, ये रख दूंगा जो आइडियाज़ देंगे, ऐसे चीज़ें इसको मालूम नहीं है, वकालत कर लेगा तो मेरी दुकान और भी बढ़ती जाएगी और मेरा बच्चा भी आराम से। तो ये एक माइंडसेट आ गया। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, आई थिंक पूरी पूरी बॉलीवुड अगर आप देखें नेपोटिज्म पे स्टक है। आई डोंट नो पीपल हु केम आउट, हु केम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट आउटसाइड बैकग्राउंड्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। बट ये सच्चाई है कहीं ना कहीं कि बॉलीवुड इज़ कम्प्लीटली स्टक विद नेपोटिज्म। खैर इसकी बात फिर कभी। लेकिन अभी हमारा उनका कहना ये है कि उन्होंने जो बोला वो ये किया कि मुझे हर एक नागरिक से आशीर्वाद चाहिए इस भारत में इस करप्शन से फाइट करने के लिए। एक प्रधानमंत्री को, एक लीडर को जब ये बात 125 करोड़ लोगों के सामने बोलनी है, तो एक यू नीड गट्स, इधर में ना दम होनी चाहिए। आपकी छाती वाकई में 56 इंच की होनी चाहिए। जो बंदा खड़े होकर के उसे मान लेना, उसके सामने कोई अथॉरिटी कुछ नहीं है, और वो पूरे देश से बोल रहा है कि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, यानी आई नीड योर पीपल्स कंसेंट इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। और करप्शन उन्हें मालूम है कि उनकी पार्टी में भी कहीं होगा, कहीं ना कहीं वो उसको भी रोकेंगे, उसमें कई पार्टी के लोगों को नाराज़ करेंगे, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के लोगों को करप्शन करने में नाराज़ हो सकता है। कोई नाराज़ तो हो सकता है, क्योंकि करप्शन मतलब है पैसा आना रुकना, सीधे कोई भी होगा। पर आप ये देखो कि उसके बावजूद ही सेइंग कि मुझे आप 130 करोड़ भारतवासियों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं करप्शन से लड़ सकूं और इस करप्शन को रोक सकूं। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छी इमेज शुरू से बनाई है जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप पे आए थे। और मैं इसलिए नहीं कहता कि आई लाइक दैट ह्यूमन बीइंग, एवरीबडी लाइक्स दैट ह्यूमन बीइंग, दैट्स अ सेपरेट थिंग। हाउएवर द बिग क्वेश्चन इज दिस, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा is something which still echoes into our ears and mindset. So yeah, I'm sure still corruption prevails, nobody can just take it away like that. But what I want to say is this कि कहीं ना कहीं लगाम लगी होगी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपने भी अगर भाजपा को जिताया है यूपी के अंदर, आपको मालूम है करप्शन किस लेवल का था यूपी में। और एक बार इंसान दोबारा से किसी को जिताता है तो कुछ भरोसा होता है, कुछ उसने देखा होता है, तब भी जिताता है। नहीं तो पिछले 3-4 साल से तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हुआ करते थे, तो आपने उनका राज भी देखा ही है कि क्या क्या होता था, किस किस तरह का करप्शन था, यूपी कितना पीछे चला गया था। आई थिंक सब अपनी पॉकेटें भर रहे थे। जो लोग कहीं से आए हैं, उनके बच्चे लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं और बढ़िया बढ़िया घर में बैठे हैं, और खजाना भरा जा रहा है। कहीं तो कुछ होता होगा ना। और एट द एंड ऑफ द डे स्टेट का क्या, जहाँ हम रहते कुछ भी नहीं हुआ। क्या डेवलपमेंट हुआ आप मुझे बताओ? कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ यूपी में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी हमने डेवलपमेंट देखा है अभी जो हो रहा है, चाहे वो सड़कों का विस्तार हो रहा हो या फिर फॉर दैट मैटर जो भी चीज़ें अभी होने को आ रही हैं, एयरपोर्ट्स बनना, और यूपी के अंदर जितनी भी चीज़ें, चाहे एम्स आना है, सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं शो करता है एक चीज़ बहुत ईजीली कि येस, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड इट्स चेंजिंग ओनली फॉर बेटर, एंड दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये शुरुआत एक टर्म से होती है, फिर दूसरे टर्म से आती है, क्योंकि हमने जब देखा फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा हुआ यूपी का, वी डिडंट वांटेड टू लीव लेट इट गो लाइक दिस, राइट। एवरीबडी वाज कंसर्न्ड अबाउट उत्तर प्रदेश। हमने फिर से चांस दिया दूसरी गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट पावर में थी। अब फिर देख रहे हैं, अगर इफ द प्रोग्रेस स्टिल कंटिन्यूज लाइक दिस, I mean everybody would like to give them again a chance to continue their progression. तो करप्शन के लिए उन्होंने मांगा। तो मैंने ये सब बातें आपको इसलिए क्यों बताई, उसका बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 125 करोड़ लोगों के सामने, जो उन्हें टीवी पे देख रहे हैं या जो उनके सामने बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व लेना होगा अपने ऊपर कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उसमें सच्चाई हो और मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो करूँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप वोट मांगने चाहते हो तो आपके से लोग पूछते हैं कि सर आपने वो फ्लैग होस्टिंग के वक्त लाल किला से आपने ये बोला था, एंड वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बट नथिंग हैपेंड।
नाउ मैं कहता हूँ इतने पूरे सब में 125 करोड़ को मैनेज करना आसान नहीं होता, मगर इतने पूरे एजेंडे को ड्राइव करने के बाद इफ़ ही इज स्टिल एबल टू डिलीवर 50% और 70% और 65%, डोंट यू थिंक दैट्स एन अचीवमेंट? मैं जानता हूँ लोग अब बातें बहुत करते हैं, पर डिलीवर कौन कितना करता है इज़ अ क्वेश्चन मार्क. What I wanted to each one of you who is on this show and watching this show is to realize for the fact that how much you get out of it. Because हमने तो ये देखा है कि लोग ने बातें तो बहुत करी, एक भी चीज़ डिलीवर नहीं हुई, एक भी चीज़. So here if they deliver 50% also, isn't it an achievement? Given the fact कि लोगों ने कितने रोड़े डाले होंगे, कितने चैलेंजेस उनके सामने आए होंगे, क्या क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी डिलीवरी हुई. Certain things which he spoke about had happened. बिकॉज अदरवाइज इट वॉज लाइक अरे जाएंगे, कोई तो देखता नहीं है, कोई तो सुनता नहीं है, किसी को पढ़ी नहीं है, अपना कुछ ये बोल देंगे, कौन अगले साल पूछने जा रहा है. वो तो ठीक है, फिर दूसरी दिन स्पीच बोल देंगे अच्छी सी, एवरीबडी वुड बी हैप्पी. बट नो, इट्स नॉट हैपनिंग नाउ, बिकॉज वी पीपल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रेडी टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है. थिंग्स चेंज, नो. हम पढ़ी लिखी सोसाइटी इसीलिए अच्छी होती है ना. तो अब आपने सुना उन्हें और वो उसको सुना रहे हैं सारी चीज़ें, तो हम उनसे लिख के, ईमेल करके, चैट्स पे, ट्विटर पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यू स्पोक अबाउट दैट डे अबाउट नीपोटिज्म, परिवारवाद एंड ऑल दैट, क्या हुआ उसका, क्या किया आपने, और इंडस्ट्रीज में उसका इफेक्ट क्यों नहीं जा रहा है. और फॉर दैट मैटर करप्शन, आई वी नॉट टेकिंग स्टेप्स ऑन करप्शन. आपकी पार्टी के लोग ही ऐसा क्यों कर रहे हैं जहाँ हमें ज़्यादातर सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी के लोगों ने ये घेर लिया, वो घेर लिया. क्या हम फिर से वही चीज़ देख रहे हैं जो हमने समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में देखा था? और अगर ऐसा है तो हमें निराशा हुई. तो ये उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम उन्हें सुनेंगे नहीं, हम उन्हें अकाउंट हेल्ड नहीं कराएंगे, जब तक हम उन्हें जिम्मेदारी ना एहसास नहीं कराएंगे, so probably he will also go, yeah, ठीक है, people are not taking it seriously, let it go like this. So I think that was the only reason when I wanted to do this show. And because 15 अगस्त अभी ख़त्म किया, एक हफ़्ता हुआ है, एंड आई सेट किया ठीक है, मैं अपने सारे बुंदेलखंड वासियों से, झांसी वासियों से, और जो झांसी बाज़ार को प्यार करते हैं, उन सबको ये बताऊंगा और पूछूंगा कि क्या हमने जो सुना है हमारे दिमाग में है उनका जो उन्होंने बोला. और मैं पूरा शो तो नहीं कर सकता था, पूरा भाषण तो उनका नहीं समझा सकता था, लेकिन मैंने जिस्ट में जो सारी चीज़ें समझाई है वो उन्हीं का उसी भाषण का सार है. वही सब मैंने बताने की कोशिश किया है ताकि आप लोगों के सामने ये 20 या 25 मिनट जो मैंने लगाए हैं उससे आपको मालूम पड़े कि उनका इंटेंट क्या है, कहाँ ले जा रहे हो भारत को, क्या चाहते हैं भारतीय से, और क्या उनको अपने मंत्रिमंडल से एक्सपेक्टेशन है. उनने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, कैसे उनके हर डिपार्टमेंट्स उस पर काम करके उनकी मदद करते हैं इन चीज़ों को ले जाने में आगे, इज समथिंग विच वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू. So let's hope for the best, and thank you so much for giving me this time, Sunday evening, always as usual. So today is a Sunday, and we need to chill out. So you guys can go to stylonbundelo.online to check out these t-shirts, which is basically very trendy happening online theme t-shirt store. You order it on the Style on Bundelo's site, and you get it delivered at your doorsteps. So beautiful designs and everything. I hope you will have a great Sunday evening, and we shall meet next Sunday 5 p.m. once again. Thank you so very much, and have a wonderful evening. Thank you.